की टेक्निक है। हम करते क्या है, जब एसिड और अल्कली रिएक्ट होता है तो रिएक्शन का टाइट्रेशन कर्व बनाते हैं। ठीक है, बस सिंपल। अब इसके पॉइंट्स तुम्हें लिखवा सकता हूँ। देखिए फॉर एग्जांपल, आपने ना कर्व के पैटर्न याद रखने होते हैं। जैसे अब टाइट्रेशन डिपेंड करता है कि आपके पास जो एसिड है वो क्या है और अल्कली क्या है। मतलब अगर एसिड लेट्स से स्ट्रॉन्ग एसिड है, अगर आप टाइट्रेशन करवा रहे हो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग अल्कली के बीच में, और लेट्स से अगर आपने ब्यूरेट में एसिड लिया हुआ है, तो हम एक्स एक्सिस पे क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ एसिड एडिड, राइट। और वाई एक्सिस पे आप पीएच की जो वैल्यूज, जो पीएच चेंज हो रहा है फ्लास्क के अंदर, उसको नोट कर रहे हो। या फिर ये टाइट्रेशन ऐसे भी हो सकती है कि हम क्या कहते हैं, अल्कली ब्यूरेट में लिया हुआ है और एसिड फ्लास्क में लिया हुआ है। तो जब अल्कली फ्लास्क में होगा, देखो ना, अगर ब्यूरेट से एसिड का वॉल्यूम ऐड कर रहे हो तो ब्यूरेट में एसिड है तो फ्लास्क में अल्कली है। तो एल्कली एल्कलाइन रेंज से पीएच की वैल्यू स्टार्ट होगी, क्योंकि हम फ्लास्क का पीएच मेजर करते हैं, और वो पीएच की वैल्यू जो है वो डिक्रीज होगी, और जहाँ पे एंड पॉइंट आएगा वहां पे न्यूट्रलाइजेशन होगी, और फिर एल्कलाइन रेंज में पीएच की वैल्यू आ जाएगी, मतलब एसिडिक रेंज में आ जाएगी जब एसिड एक्सेस में हो जाएगा। अगर फ्लास्क में आपके पास एसिड होगा तो पीएच की वैल्यू नीचे से स्टार्ट होगी, जहाँ एंड पॉइंट आएगा वहाँ न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट होगी, और फिर एक्सेस अल्कली डालोगे तो पीएच की वैल्यू एल्कलाइन रेंज में चली जाएगी। तो एंड पॉइंट हमारा 7 पे आ रहा है। देखो ये जो पीएच में चेंजेस आ रहे हैं ना, अब ये बहुत क्या कहते हैं, शार्प चेंज नहीं है, ग्रेजुअल चेंज है। जब ऐसे ग्रेजुअल चेंज आ रहा होता है तो हम क्या कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड जब भी होगा तो ऐसे ग्रेजुअल चेंज आएगा। और एल्कली पे भी देखो बहुत स्मॉल चेंज है, तो स्ट्रॉन्ग एल्कली है। चाहे फ्लास्क में एसिड हो या एल्कली हो, दोनों में जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग एल्कली होता है ना, तो हमारे पास इस तरह से चेंजेस आते हैं, स्मॉल चेंजेस, ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल लाइन की तरह। होती तो नहीं है ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टल, क्योंकि चेंज तो आ रहा है। और जो एंड पॉइंट है ना, न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट, वो 7 पे बन रहा होता है एग्जैक्टली बिटवीन। ये जो वर्टिकल लाइन है, उस वर्टिकल लाइन को हाफ करो तो उसका हाफ जो है ना वो 7 पे आ रहा होगा। और जिस वॉल्यूम ऑफ एसिड पे यहाँ पे टाइट्रेशन हुई है पहले वाले कर्व में, उसको आप टाइटर वॉल्यूम कहते हो ना, दिस इज नोन एज टाइटर वॉल्यूम। तो दूसरे वाले ग्राफ में जब टाइटर वॉल्यूम देखोगे तो वॉल्यूम ऑफ एल्कली का हो जाएगा। इसी तरह ये बना लिया, आगे बढ़ा। इसी तरह देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग एल्कली के अलावा अगर हम टाइट्रेशन करें वीक एसिड और वीक एल्कली के साथ, तो कर्व का जो शेप होगा ना वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, वीक एसिड और वीक एल्कली अगर ले। देखो वीक एसिड और वीक एल्कली में, अगर मेरे फ्लास्क में एल्कली लिया हुआ है तो पीएच जो है ना वीक का ग्रेजुअल चेंज नहीं होता के बाद
ठीक है, इसका एंड पॉइंट भी, क्योंकि दोनों वीक है तो 7 पे ही आ रहा होगा। थोड़ा सा रेंज ऊपर से स्टार्ट होगी और यूं, मतलब ये अगर लेट से 5 से स्टार्ट हुआ है तो वीक एसिड है ना, तो पीएच ज्यादा होगा, और एल्कली वीक है तो पीएच कम होगा, यानी कि लेट से 9 पे। और ये जैसे वीक एल्कली का 9 से स्टार्ट हुआ है और ये आपका 5 पे एंड। समझ आई ये बात? आगे बढ़े। तीसरा पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि आपके पास है स्ट्रॉन्ग एसिड लेकिन एल्कली वीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक वॉल्यूम ऑफ एसिड एडेड एंड पीएच। तो देखो एस स्ट्रॉन्ग है ना, तो एल्कली वीक है, तो एल्कालाइन रेंज तो नीचे से स्टार्ट होगी और वो चेंज होगा ज्यादा, लेकिन एसिडिक रेंज पे ना ज्यादा चेंज नहीं होगा, वो अगेन वेरी स्लो चेंज, ग्रेजुअल। और अगर आप जो है एल्कली डाल रहे हो और फ्लास्क में एसिड है, तो एसिड का तो चेंज बहुत स्मॉल होगा, लेकिन एल्कलाइन चेंज जो है ना वो इस तरह से बनेगा like this। ये जो इस तरह का चेंज होता है ग्रेजुअल चेंज, ये शो करता है वीक एल्कली। और एसिड है स्ट्रॉन्ग एसिड। इसी तरह अगर हम एसिड वीक ले ली, स्ट्रॉन्ग ले लें, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग एल्कली। एसिड अगर वीक है तो ये ऊपर से स्टार्ट होगा, चेंज होगा, और अल्कली स्ट्रॉन्ग है तो वो इस तरह से जाएगा। अल्कलाइन रेंज पे ऊपर से स्टार्ट होगी, और एसिड अगर वीक है तो वो लाइक दिस। अच्छा, इसका न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट जो आएगा ना, वो अल्कलाइन रेंज के करीब आएगा थोड़ा सा, यहाँ पे प्लस 7 से ऊपर आएगा, जेट से कि 11 पे आ गया। और जो शार्प लाइंस है ये शो कर रही है कि स्ट्रॉन्ग एल्कली है, और वीक एसिड ये शो कर रहा है। ठीक है, इसका क्वेश्चन कर ले डायरेक्ट, डायरेक्ट क्वेश्चन ही कर लेते हैं इसका ना, तो आसानी से आ जाएगा।
देखो ये है टाइट्रेशन का प्लॉट करना है, लेकिन अब इस क्वेश्चन को ना हमने यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्वेश्चन 8 से। इसके पार्ट बी से स्टार्ट करते हैं, बी के 2 से। अब 0.1 मोल मोलर सोल्यूशन ऑफ अमाइनो एथेनोइक एसिड का पहले पीएच निकालने के लिए कह रहा है। तो इसकी इंफॉर्मेशन ऊपर से मिलेगी। जो अमाइनो एथेनोइक एसिड है ना, उसका पीके दिया हुआ है और उसका फॉर्मूला दिया हुआ है। तो बस ये इनफ है फॉर्मूला, और इसका क्या कहते हैं पीके, इससे हम पीएच निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूले से पता चल रहा है कि 1 मोल ऑफ अमाइनो एथेनोइक एसिड जब आयनाइज होगा तो उसमें से जो भी निकल रहा है, इनिशियल कंसंट्रेशन दी हुई है ना, मतलब इसकी के का जब हम बनाएंगे तो एच पॉजिटिव आइन, इसका जो एनाइन होगा वो क्या होगा, H2N CH2 COO नेगेटिव डिवाइडेड बाय तो ये जो हमें वैल्यू दी हुई है पीके की दी हुई है, तो इसकी के की वैल्यू हम बना सकते हैं। मतलब पीके ए गिवन है 9.87। तो पीके ए कैसे बनता है, माइनस लॉग ऑफ के ए ना। तो अगर आपको याद हो, लॉग को हटाने के लिए हम 10 को पावर में ले जाते हैं, जो भी चीज होती है 10 की पावर में ले जाते हैं। लेकिन लेफ्ट पे माइनस भी है, तो माइनस उधर ले जाएंगे तो -9.87 बन जाएगा पहले। और फिर के क्या हो जाएगा, 10 की पावर -9.87। तो के की वैल्यू बेसिकली 10 की पावर -9.87 है। एच पॉजिटिव आइन और उसके एनाइन उसकी तो सेम होगी। तो यहाँ से पीएच, एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन आ जाएगी जो एक्स है, और उससे बाद पीएच आ जाएगा। पीएच कितना आ रहा है बताना इर्तिजा जरा निकाल के। सर इसका एयर कौन सा है? सॉरी यशर, इसका एयर कौन सा है? एयर इसका है यार, ये लिखा हुआ नहीं है। ये मरियम, अशर जल्दी से। फाइव पॉइंट फोर, ओके। चलो अब ये वीक एसिड है जब इसका पीएच 5.4 आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब ये बस सीख लो, एक क्वेश्चन ही इनफ है। वैसे इसका क्वेश्चन हम स्पेक्यूलेट नहीं कर रहे हैं कि अब आएगा, क्योंकि इन्होंने लास्ट ईयर से ये एएस में डाल दिया है, लेकिन A2 से हटाया नहीं है। मतलब हटाने का मतलब ये है कि जो एएस की जो चीजें होती है ना, वो बेटा A2 में आ सकती है। तो क्योंकि ये हमेशा से A2 में रहा है और क्वेश्चंस का पार्ट रहा है, तो हम इसको रिकॉल कर रहे हैं बस। अब ये कह रहा है 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.1 मोलर, उतना ही कंसेंट्रेशन, लेकिन 10 सेंटीमीटर क्यूब एसिड लिया, माइनोथेनोइक एसिड। आपने जो इसका पीएच निकाला है इतनी कंसेंट्रेशन का, वो 5.4 निकाला है ऊपर। Titrated with 0.1 molar sodium hydroxide. After 20 centimeter cube sodium hydroxide in excess had been added. देखो आपको ना टाइट्रेशन कर्व कैसे बनाना है, उसके कुछ स्टेप्स हैं वो याद रखो।
सबसे पहले तो आप स्टार्टिंग पीएच निकालोगे ना, कि कहाँ से कर्व को स्टार्ट करना है। अब आपने ये देखना है कि नीचे देखो वॉल्यूम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एडेड है, तो मतलब ये ब्यूरेट में ऑफ कोर्स अल्कली, तो आपका जो अल्कली है वो ब्यूरेट के अंदर है, जो एसिड होगा वो फ्लास्क होगा। मतलब फ्लास्क का पीएच से स्टार्ट होता है कर्व, तो स्टार्टिंग पीएच किसका होगा, जो एसिड का पीएच है। और एसिड अमाइनोथेनिक एसिड है 0.1 मोलर, और उसका पीएच आपने अभी निकाला है ऊपर वाले पार्ट में, डेट इज 5.4। तो स्टार्टिंग पीएच 5.4 है, तो इस ग्राफ पे आपने 5.4 पे पहला पॉइंट बनाना है। मतलब अल्कली डालने से पहले जो पीएच होगा ना, जीरो वॉल्यूम ऑफ अल्कली पे, वो 5.4 होगा। ये 1 2 3 4 5, 5.4 में 5.5 तक यहाँ ले लेता हूँ। चलो ये पहला कोऑर्डिनेट आ गया मेरे पास 5.4 पे। दिस इज 5.4। ठीक है, अब रफली लोगे 5.5 पे बनाओगे, जाहिर है उसको। सेकंड, आपने जो है ना वॉल्यूम ऑफ न्यूट्रलाइजेशन निकालनी होती है। वॉल्यूम ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, जहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट हुई है, टाइटर वॉल्यूम, वो कैसे निकालोगे? देखो एसिड और अल्कली जब न्यूट्रलाइज होता है, तो आपको सबसे पहले तो इक्वेशन पता होनी चाहिए एसिड और अल्कली की। आप अमाइनोथेनोइक एसिड का जो फॉर्मूला दिया हुआ है ना ऊपर, वो ये दिया हुआ है। मतलब 1 मोल ऑफ अमाइनोथेनिक एसिड में से 1 मोल ऑफ H पॉजिटिव आयन ही निकल सकता है, अगर 1 मोल आयनाइज होता है तो। इसका फॉर्मूला देखो, ये गिवन है NH2CH3COOH। अब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट हो रहा है, तो प्रोडक्ट में बनेगा सॉल्ट एंड वाटर, जो कि सोडियम अमाइनोथेनोएट कहलाएगा। अब ये इक्वेशन मैं क्यों बनाना चाह रहा हूँ, क्योंकि मुझे स्टोइचियोमेट्री से ना बैलेंसिंग निकालनी होगी इसकी वाटर। लेकिन क्योंकि 1:1 का ही रेशियो आएगा, क्योंकि एक H निकल रहा है और सोडियम हाइड्रोक्साइड में से एक OH निकल रहा है, तो रेशियो 1:1 आएगा। मैं बेसिकली ये निकालना चाह रहा हूँ कि कितना वॉल्यूम अल्कली का हम डालेंगे कि एसिड सारा का सारा न्यूट्रलाइज हो जाए। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड का वॉल्यूम 20 सेंटीमीटर क्यूब जो गिवन है ना बेटा, वो तो पूरा वॉल्यूम उसने जो डाल दिया है ना वो बता रहा है, लेकिन न्यूट्रलाइजेशन कहाँ पे हुई है वो हमें निकालनी है। वो तो एक्सेस डाल दिया है ना उसने, लेकिन 20 सेंटीमीटर क्यूब से पहले ही न्यूट्रलाइजेशन हो गई होगी। किस वॉल्यूम पे न्यूट्रलाइजेशन हुई है वो निकालना है। क्यों? क्योंकि हमें एंड पॉइंट शो करना होगा ना उस वॉल्यूम। V2 over N2, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ एसिड इनटू वॉल्यूम ऑफ एसिड डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड इन द इक्वेशन। मतलब ये वाले जो इक्वेशन मोल्स होते हैं ना, एसिड की कंसंट्रेशन है 0.1, एसिड का जो वॉल्यूम टोटल न्यूट्रलाइज कराना है वो 10 सेंटीमीटर क्यूब है, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड इन इक्वेशन 1 है। अल्कली की जो कंसंट्रेशन दी हुई है सोडियम हाइड्रोक्साइड की, वो देखो वो भी 0.1 मोलर ही दी हुई है। अल्कली का कितना वॉल्यूम लगेगा वो V है, वो 20 नहीं रखना, वो तो एक्सेस बोला हुआ है। समझ आती है वाली बात? जी सर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अल्कली इक्वेशन में 1 दिया हुआ है, तो ये जो वॉल्यूम आ रहा है ये 10 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है। मतलब 10 सेंटीमीटर क्यूब जब आप वॉल्यूम डाल दोगे अल्कली का, तो उस पे एंड पॉइंट आ जाएगा। मतलब वहां से ग्राफ ने जो है ना ऊपर वर्टिकली उठना है। ठीक है, और क्योंकि स्ट्रॉन्ग, अच्छा अल्कली स्ट्रॉन्ग है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज एन स्ट्रॉन्ग अल्कली, और उसका पीएच जो कह रहे हैं एंड पीएच 12.5 है। इसको हम कहते हैं कि भाई न्यूट्रलाइजेशन पीएच कैसे निकालेंगे। देखो न्यूट्रलाइजेशन पीएच कब कहाँ पे होता है, उसके जितने भी केसेस है ना वो मैं आपको लिखवा देता हूँ। देखो थर्ड स्टेप होता है ना, वो हमें प्रिडिक्ट करना होता है यूटिलाइजेशन पीएच, जहाँ पे एंड पॉइंट आएगा प्रिडिक्शन ऑफ पीएच एट न्यूट्रलाइजेशन। वो देखो क्या होगा, अगर फॉर एग्जांपल मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग अल्कली की टाइट्रेशन करवाई है,
तो जो हमारा न्यूट्रलाइजेशन पीएच होगा ना वो एग्जैक्टली H7 पे होगा। दिस इज न्यूट्रलाइजेशन पीएच, ठीक है। लेकिन अगर लेट्स से कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड बल्कि वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग एल्कली है, तो उसका जो न्यूट्रलाइजेशन पीएच होगा, मतलब किसका, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एल्कली का, वो बेसिक रेंज में होगा। मतलब पीएच जो होगा वो ग्रेटर देन 7 होगा। अब 7 से कितना ऊपर होगा वो अंदाजे से ही बनाएंगे, लेकिन 7 से ऊपर बनाएंगे। तो एंड पॉइंट 7 से ऊपर बनाएंगे। कैसे दिखाएंगे एंड पॉइंट में, वो भी बता देता हूँ। इसी तरह अगर हम कहें कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एल्कली है, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एल्कली, मतलब जो चीज स्ट्रॉन्ग होती है उसी की रेंज में पीएच आता है। स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका न्यूट्रलाइजेशन पीएच 7 से कम होगा, बिलो 7 होगा। और फोर्थ केस क्या बनेगा, अगर हमारे पास वीक एसिड और वीक एल्कली है, उसका जो न्यूट्रलाइजेशन पीएच होगा वो भी 7 पे होगा, जैसे कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग एल्कली में था। सही है, लिख रहे हो ये बात या मैं आगे कर दूं? सर जी लिख ली। ठीक है। अब न्यूट्रलाइजेशन पीएच देखो, मतलब अभी हमारे पास स्ट्रॉन्ग एल्कली है, तो स्ट्रॉन्ग एल्कली और वीक एसिड है, तो न्यूट्रलाइजेशन पीएच 7 से ऊपर होगा। तो जो एंड पॉइंट बनना है वो 7 से ऊपर बनना है। वो बनाने से पहले जो अल्टीमेट या इवेंचुअल पीएच होगा ना आपका, जो मतलब थर्ड पॉइंट तो मैंने वहां पे आपको बता दिया ना, प्रिडिक्शन ऑफ पीएच, प्रिडिक्शन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन पीएच। तो इस केस में वो पीएच ग्रेटर देन 7 होगा। और लास्ट में आपको पता होना चाहिए कि इवेंचुअल पीएच, मतलब जब एल्कली आपने एक्सेस में डाल दिया तो उसका फाइनल पीएच क्या होगा, जो कि दिया हुआ है आपको 12.5। मतलब 12.5 तक को ग्राफ को जाना है, 8 9 10 11 12, 12.5 यहाँ पे आएगा। तो देखो, क्योंकि हमारा एल्कली स्ट्रॉन्ग है तो उसकी जो लाइन बनेगी ना वो ऐसे तकरीबन हॉरिजॉन्टल बनेगी, और न्यूट्रलाइजेशन पीएच की वॉल्यूम के पास आके जो है ना यूं थोड़ी सी कर्व होगी। और जो एसिड है उसकी लाइन जो बनानी है वो हमने चेंजिंग ग्रेजुअल बनानी है यू करके। और ये जो वर्टिकल लाइन हम बनाएंगे ना, तो वो वर्टिकल लाइन ऐसे बनानी है कि उस लाइन का जो मिड पोर्शन है वो अंदाजन आपका 7 से ऊपर आना चाहिए, जो कि आ रहा है। अब ये किसी का कम बन जाएगा, कभी किसी का ज्यादा बन जाएगा, लेकिन 7 से ऊपर रहना चाहिए। मतलब ये जो मिड पोर्शन की वर्टिकल लाइन आप बना रहे हो, इसको हम एंड पॉइंट कहते हैं। तो वो उसको जब हाफ करें तो वो 7 से ऊपर होनी चाहिए, अगर तो स्ट्रॉन्ग एल्कली के साथ और वीक एसिड के साथ आप न्यूट्रलाइजेशन कर रहे हो। यहाँ पे चाहो तो लिख दो 12.5, 5.4, और ये टाइटर वॉल्यूम कितना हो गया, 10। सही है, समझ आई बात? सर 12.5 कैसे पता चला? क्वेश्चन में गिवन है। आगे से ठीक है। चलो, अच्छा, अक्सर इस क्वेश्चन में ना वो पूछता है कि कुछ इंडिकेटर्स दे देते हैं हमें, डिफरेंट इंडिकेटर। हम कौन सा इंडिकेटर यूज करेंगे इस पर्टिकुलर टाइट्रेशन के लिए। टाइट्रेशन कब हम इसलिए भी बनाते हैं ताकि हमें पता लग सके कि कौन सा इंडिकेटर हम यूज करेंगे। जैसे कुछ हर इंडिकेटर के जो कलर चेंज होता है ना वो डिफरेंट रेंजेस पे आता है। जैसे फॉर एग्जांपल थाइमोल ब्लू है,
वो पीएच चेंज करता है बिटवीन पीएच 8 और 9.6 के बीच में, ठीक है। इसी तरह फेनोल्फिथीन पढ़ा था आपने। इसी तरह इसके अलावा भी बहुत सारे इंडिकेटर वो दे सकता है जो आपको कलर चेंज याद नहीं करने, वो लिखे हुए होंगे। जैसे ब्रिलियंट येलो एक होता है इंडिकेटर का नाम, और वो 6.6 से 7.8 की उसकी रेंज होती है, ठीक है। चेंज देखो, हमारा चेंज जो आ रहा है ना इस पर्टिकुलर ग्राफ में, वो चेंज पीएच का यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला जो पीएच रेंज है ना, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर, जब हमने बनाई अंदाजे से इधर से लेके इधर तक, तब से 7 8 से लेके पीएच 8 से लेके 9 10 11.5 तक, तब 8 से लेके 11.5 तक। तो ये जो पीएच रेंज है ब्रिलियंट येलो की, ये तो बेकार है ना, इसके तो 6 पहले ही चेंज हो गया। हमारा तो 8 से चेंज होना स्टार्ट होना चाहिए। तो उसके लिए हमारे लिए बेस्ट सुटेबल इंडिकेटर क्या होगा? थाइमोल ब्लू। जैसे एक और पीएच मैं आपको बताता हूँ, वो एक और इंडिकेटर होता है क्लेटन येलो। उसकी पीएच रेंज होती है 12.2 से लेके 13.2 तक। तो वो भी बेकार है, क्योंकि हमारी रेंज का जो चेंज हो रहा है हमारा उस रेंज में चेंज हो रहा है। 12 पे जाके तो हमारा चेंज होना बंद हो जाएगा। तो वो इंडिकेटर जो 12 पे कलर चेंज दे रहा है, तो वो हमारे किस फायदे का? समझ आई ये वाली बात? सर ये चलते हैं आगे कलर बढ़े। क्वेश्चन आएगा कि मतलब ऐसे कुछ क्वेश्चन आएगा कलर चेंज का? जी जी आता है। किस कैसे किस उससे आता है? बस वो किससे? टेबल दे देगा एक, इसमें 5 6 इंडिकेटर्स दे देगा, और उसके कलर चेंजेस किस रेंज पे होते हैं वो दे देगा, और पूछेगा कि बेस्ट सुटेबल इंडिकेटर क्या है। ओके ओके सही है। ठीक है। अच्छा, इस चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक हमारा रह गया है, वो और कर लेते हैं बस, फिर ये खत्म चैप्टर। बल्कि 1 मिनट रुको यार, चलो। अच्छा, हमारा जो लास्ट इसका टॉपिक है ना, दैट इज पार्टीशन कोफिशिएंट। पार्टीशन कोफिशिएंट बेसिकली क्या होता है कि इसकी पहले तो डेफिनेशन लिख लो। ये देखो, होता क्या है कि हमारे पास जैसे कुछ सॉल्वेंट्स में कोई सॉल्यूट डिसॉल्व हो रहा है, तो वो किसी और सॉल्वेंट में डिसॉल्व
हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। बल्कि पहले मैं डेफिनेशन लिखवा देता हूँ इसकी ना। ये क्या है? द रेशियो ऑफ द concentrations of a solute into different immiscible, immiscible मतलब जो आपस में डिसॉल्व नहीं होते, solvents when equilibrium has been established at a particular temperature. देखो, इसको इस तरह से समझो। फॉर एग्जांपल हमारे पास ना एक सेपरेटिंग फनल है। अब जो सेपरेटिंग फनल होता है ना, वो बेसिकली इसमें नीचे से ना ओपन होता है। तो टैप होता है, टैप को मैं ऑन ऑफ करके उसको ओपन क्लोज कर सकता हूँ। अब सेपरेटिंग फनल के अंदर हमारे पास लेट से दो तरह के लिक्विड भरे हुए हैं। एक में वाटर है और दूसरे में कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। मतलब कोई ऑयल हो सकता है या ईथर हो सकता है या अल्कोहल हो सकता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ना। अच्छा, अब देखो वाटर के अंदर अब ये दोनों ना आपस में इमिसिबल है, मतलब आपस में डिसॉल्व नहीं होंगे। तो अब लेट से अगर मैं कहूँ कि मेरे पास ना वाटर में जो डिसॉल्व थी ना वो अमोनिया डिसॉल्व थी, एक्वस अमोनिया बना हुआ था। अब मैं दोनों लिक्विड्स को जो कि इमिसिबल है, आपस में तो डिसॉल्व नहीं होंगे, ये आपस में तो मिक्स नहीं होंगे, ऑयल और पानी। लेकिन जब इन दोनों को मैं शेक करूंगा तो मिक्स तो ये तब भी नहीं होंगे, लेकिन जो सॉल्यूट है ना वो क्या होगा? अमोनिया जो है देखो दोनों में डिसॉल्व हो रही है, वाटर में भी और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में भी। तो अमोनिया जो है ना निकल के उसमें जाना शुरू कर देगी, किसमें? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। और वापस कुछ अमोनिया निकल के ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से वाटर में आना शुरू कर देगी। एक टाइम ये आएगा कि एक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा बिटवीन वाटर एंड अमोनिया, ओ सॉरी वाटर एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जिसमें अमोनिया कुछ वाटर से निकल के ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जा रही है और कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से वापस वाटर में आ रही है। ठीक है, कब? जब हमें सेपरेटिंग फंडल को शेक करेंगे विद ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ठीक है, ये क्या है? अ सेपरेटिंग फनल shaking with organic solvent and an aqueous solution of ammonia. ठीक है, तो अमोनिया जो है ना इट इज सॉल्युबल इन बोथ ऑफ द सॉल्वेंट, तभी तो जो है वो मिक्सचर इसका आगे पीछे हो रहा है, डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश कर रहा है। तो ये
both solvents. So when mixture is left to settle, dynamic equilibrium is established. समझ आ गई बात? मतलब जिस रेट से अमोनिया के मॉलिक्यूल्स एक्वस लेयर से यानी पानी की लेयर से ऑर्गेनिक लेयर में मूव कर रहे हैं, तो सेम रेट से ऑर्गेनिक लेयर से पानी की लेयर में भी मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो जब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा तो एट दैट पॉइंट ammonia molecules are moving from aqueous layer to the organic layer at the same rate as they are moving from organic layer to aqueous layer. ठीक है, एक्वस लेयर से ऑर्गेनिक लेयर में। तो कंसंट्रेशन जाहिर है जब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा तो कंसंट्रेशन की वैल्यू चेंज होना बंद हो जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अमोनिया रुक आना जाना बंद कर दिया उसने। तो जो केसी की एक्सप्रेशन बनाते थे ना, ये आप कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम, यहाँ पे भी ऐसा ही है। तो जब आप इसका क्या कहते हैं, इसकी एक्सप्रेशन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट जो भी, अब अमोनिया तो हम एग्जांपल ले रहे हैं ना, लेकिन जनरलाइज्ड इक्वेशन हम करें तो कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूट इन न्यू सॉल्वेंट, देखो पहले से पानी में थी अमोनिया, नया सॉल्वेंट आपने ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डाला है ना, तो जो नया सॉल्वेंट होता है उसमें जो कंसंट्रेशन हो जाती है इक्विलिब्रियम पे, वो आती है न्यूमरेटर में। मतलब ये, अब इसकी एक्सप्रेशन ऐसे बनेगी, देखो केपीसी या इसको लिखो ना, तो नाम यूं करते हैं, वी कैन calculate the value of equilibrium constant called as partition coefficient। और इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऐसे, केपीसी से डिनोट करेंगे पार्टीशन कोफिशिएंट को और इसका फॉर्मूला होगा कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूट इन न्यू सॉल्वेंट, तो जो आपने अभी डाला
जिसमें एक्सट्रैक्शन हुई है ना, न्यू सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टेड। बहुत बड़ा लिख दिया। जिसमें एक्सट्रैक्शन हुई है, जिसे निकल के दूसरे में गया। और डिनोमिनेटर में आएगा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, इक्विलिब्रियम पे हो रहा है, ठीक है सारा, क्योंकि केपीसी और केसी के एक्सप्रेशन आप इक्विलिब्रियम पे बनाते हो। इन ओल्ड सॉल्वेंट जो सबसे ऊपर था, जिसमें से एक्सट्रैक्शन करवाई है। तब इसको अगर मैं एक्सप्लेन करूं, वी वांट टू एक्सट्रैक्ट इट फ्रॉम। देखो बेसिकली ये होता क्या है कि जैसे जो मेडिसिन होती है ना, स्पेशली जो, जिसमें से अगर आपके पास कोई हर्ब है और उसमें से आप एक पर्टिकुलर कंपाउंड या पर्टिकुलर सॉल्यूट निकालना चाह रहे हो, तो उसको क्रश करके लिक्विड फॉर्म में लाके फिर किसी और सॉल्यूट में हिला हिला के मिक्स करके ना निकाली जाती है उनको, तो वहां पे यूज होता है केपीसी। अच्छा, इसका क्वेश्चन तो बड़ा ऐसे से आया नहीं है, जो आते हैं वो बड़े आसान से होते हैं। मतलब ये जो हमारी एग्जाम्पल है ना, उस एग्जाम्पल के हिसाब से अगर मैं केपीसी की एक्सप्रेशन बनाऊं, पार्टीशन कोफिशिएंट की एक्सप्रेशन बनाऊं, तो अमोनिया की कंसंट्रेशन लेनी है हमें सिंपल। हमने किस सॉल्वेंट में निकाला है, पानी में तो वो पहले से था, एक्वस अमोनिया तो हमारे पास ओरिजिनली गिवन थी। तो हमने ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जब वो निकलने के बाद आया है, तो उसकी उसमें कितनी कंसंट्रेशन है डिवाइडेड बाय एक्वस अमोनिया में जो हमने पानी में लेकर आए थे अमोनिया को, उसमें कितनी कंसंट्रेशन अब इक्विलिब्रियम पे, बस। तो अमोनिया मूव फ्रॉम वाटर टू ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। अच्छा, अब अगर मुझे ये फाइंड करना है ना कि कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया पानी में कितनी रह गई है या कितनी थी, तो उसके लिए अब जाहिर है कि क्वेश्चन हमें निकालना पड़ेगा करने के लिए। लेट्स सी, अगर मिल जाए पास पेपर में तो बड़े मुश्किल से मिलते हैं इसके। कि मेरे पास एक निकाल के रखा हुआ है। देखो ये वाली एग्जांपल है हमारे पास ना। अब इस क्वेश्चन में क्या रहा है कि 10 सेंटीमीटर, सॉरी 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.1 मोलर सोल्यूशन ऑफ अमोनिया इन वाटर at 20 degrees Celsius was shaken with 50 centimeter cube of organic solvent and left in the separating funnel for equilibrium to be established. हंड्रेड सेंटीमीटर क्यूब वाटर लिया हुआ है और उसके ऊपर 50 सेंटीमीटर क्यूब का ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लिया है। अभी अमोनिया इस पे 0.1 मोलर है, लेकिन वो जाहिर है निकल के अमोनिया उसमें जाएगी, तो 0.1 मोलर है अमोनिया की कंसेंट्रेशन पानी के अंदर।
ऑब्वियसली वो निकल के जब इसमें से ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जाएगी तो 0.1 मोलर से कम हो जाएगा। ठीक है, शेक करने के बाद वो 0.1 मोलर तो नहीं रहेगी, कुछ ना कुछ तो बाहर चला जाएगा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। फिर वो कह रहा है 20 सेंटीमीटर क्यूब पोर्शन ऑफ एक्वस लेयर वाज रन, कितना चला गया अमोनिया वो निकालने के लिए वो कह रहा है कि इसमें से जो है ना 100 सेंटीमीटर क्यूब एक्वस लेयर में से 20 सेंटीमीटर क्यूब बाहर निकाल लिया हमने, ये चेक करने के लिए कि 20 सेंटीमीटर क्यूब में अब कितना अमोनिया रह गया। और उस अमोनिया को वो ये कह रहा है निकालने के बाद उसकी टाइट्रेशन करवा दी HCl से, मतलब इसमें से 20 सेंटीमीटर क्यूब जो हमने एक्वस लेयर निकाली है उसके अंदर अमोनिया है, लेकिन कितना अमोनिया वो मुझे नहीं पता। और वो मालूम करने के लिए वो कितना है उसकी टाइट्रेशन करवा दी HCl के साथ 0.2 मोलर। देखो, और वो कह रहा है कि एंड पॉइंट पे जो एसिड का वॉल्यूम टाइटर वॉल्यूम लगा है वो लगा है 9.4 सेंटीमीटर क्यूब। एसिड जब रिएक्ट करेगा अमोनिया और HCl तो प्रोडक्ट में अमोनियम क्लोराइड और वाटर बनेगा, और इसको इक्वेशन को बैलेंस कर इन वही C1V1 ओवर N1 C2V2 ओवर N2 लगाते हो तो देखो एसिड का कितना वॉल्यूम लगा है, 0.2 मोलर एसिड का वॉल्यूम 9.4 कंज्यूम हुआ है, मोल्स एसिड के 1 है। कंसेंट्रेशन ऑफ अमोनिया कितनी है मुझे नहीं पता, लेकिन कितना वॉल्यूम को न्यूट्रलाइज करा है 20 को टोटल न्यूट्रलाइज करा है ना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl अमोनिया वो भी 1 है। तो इससे हम ये निकाल लेंगे कि अमोनिया की कंसेंट्रेशन कितनी है 20 सेंटीमीटर क्यूब में। जो कि आ रही है 0.094 मोलर मोल पर डेसीमीटर क्यूब। सही है, तो ये कंसेंट्रेशन 20 सेंटीमीटर क्यूब में, मतलब अगर मैं मोल्स मालूम करना चाहूँ उसके तो 0.094 मोल अमोनिया की कंसेंट्रेशन है 20 सेंटीमीटर क्यूब में। तो 20 डिवाइड बाय 1000 कर दो तो मुझे इसमें अमोनिया के जो मोल्स हैं वो पता लग जाएंगे, वो कितने आएंगे, वो आ रहे हैं 0.00188 मोल्स। मतलब ये जो 20 सेंटीमीटर क्यूब में अमोनिया के मोल्स आए ना वो आ रहे हैं 0.00188 मोल। देखो अगर 20 सेंटीमीटर क्यूब में इतने मोल्स हैं तो 100 सेंटीमीटर क्यूब में कितने होने चाहिए, सेंटीमीटर क्यूब में 0.00188 मोल है, तो 100 सेंटीमीटर क्यूब में कितने होने चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करो x इंटू 20, 100 इंटू 0.00188 मोल, 100 इंटू 0.00188 डिवाइडेड बाय 20। 9.4 एक्सपोनेंट माइनस 3। क्या बोल रहे हो अशर, आवाज ही नहीं आई। 9.4 एक्सपोनेंट माइनस 3। अच्छा 0.0094 मोल। ठीक है, तो अमोनिया के अभी शेक करने के बाद 0.0094 मोल है। अच्छा पहले कितने थे जब शेक नहीं किया था, तो पहले वो 0.1 मोलर था ना 100 सेंटीमीटर क्यूब में, तो पहले मोल्स कितने थे, पहले के अगर मोल निकालू ना तो पहले कंसेंट्रेशन थी जब शेक नहीं किया था ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, तो वो आ रहे थे 0.01 मोल। अभी 0.0094 मोल्स हैं, तो बाकी कहाँ गए, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में चले गए, कितने चले गए, 0.01 में से 0.0094 कर दो, बाकी का ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में चला गया। कितना चला गया ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, 0.0006। माइनस 0.0094, 0.0006 मोल्स चला गया कहाँ पे, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। मतलब अभी शेक करने के बाद इसमें अमोनिया के जो मोल्स है ना ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में 0.006 मोल है, और यहाँ जो रह गए हैं वो कितने रह गए, 0.0094 मोल ना।
तो इन मोल से कंसंट्रेशन निकाल लो और उनका रेशियो ले लो, केपीसी आ जाएगा। मतलब अमोनिया के अभी एक्वस लेयर में कंसंट्रेशन क्या है, उसके मोल्स हैं 0.0094 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम है 100 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 0.1 डेसीमीटर क्यूब। तो आ रही है 0.094 मोलर। और जो ऊपर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है उसमें मोल्स आ गए हैं 0.006 वोल्ट और उसकी वॉल्यूम है 50 सेंटीमीटर क्यूब। इसको डिवाइड बाय 1000 कर दो तो यार ये 0.006 पता नहीं मुझे क्यों अजीब सा लग रहा है, इतना छोटा आना नहीं चाहिए। यहाँ आ गया 0.012 कंसेंट्रेशन। अब जो मैं केपीसी की एक्सप्रेशन बनाऊंगा ना, तो उसमें न्यूमरेटर में हम क्या रखेंगे, न्यूमरेटर में वो चीज रखेंगे जिसमें गया है सॉल्वेंट। ठीक है, न्यूमरेटर में वो है जिसमें पहले जिसमें था वो डिनोमिनेटर में, सिर्फ पहले एक्वस लेयर में था। अभी एक्वस लेयर में कितना है 0.094 इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन रखेंगे, और जिसमें गया है वो न्यूमरेटर में, यानी 0.012 ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन न्यूमरेटर में। तो ये सर वो जो आपने इक्वेशन लिखा है उसमें वाटर मॉलिक्यूल कैसे बन गया? क्या चीज? रिएक्टेंट्स में तो ऑक्सीजन है ही नहीं। जो आपने इक्वेशन लिखा है अमोनिया का रिएक्शन जो है हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ। हाँ, क्या हुआ उसमें? सॉल्ट एंड वाटर बनेगा ना बेटा। अच्छा, अमोनिया देखो, एक्वस अमोनिया का मतलब होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। एक्वस अमोनिया इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो जब हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिखते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर लिखते हैं, लेकिन मैं ऐसे एक्वस अमोनिया का NH2 लिखूंगा तो फिर आप सही कह रहे हो, फिर वाटर नहीं शो करते उसमें ना, सिर्फ ये लिखते हैं अमोनियम क्लोराइड। लेकिन फिर भी रेशियो 1:1 का ही बनना है। ओके सर। ओके, ठीक है, जा सकते हो अभी आप। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। सर इसका कोई और मेथड नहीं है?